दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए रेणुका देवी बरकाती, ऑप्शन बी हेकानी जाखलू, ऑप्शन सी गुल अख्तारा बेगम या फिर ऑप्शन डी प्रमीला रानी ब्रह्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हेकानी जाखलू। आपने से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में नागालैंड विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई। इसमें राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी की हेकानी जाखलू नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है, इसलिए विकल्प भी सही है। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में 31,874 वोटों में से 45% वोट प्राप्त हुए। गौरतलब है कि नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। इसकी सीमा पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में मणिपुर से लगती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हेकानी जाखलू। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त कांगड़ा चाय किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को समझते हैं। भारत में अब तक कुल 429 भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 31 विदेशी उत्पाद शामिल हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2022-23 में ये बात कही है। आपको बता दें, जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में कांगड़ा चाय भी शामिल है। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है, इसलिए विकल्प भी सही है। बता दें कि विश्व व्यापार संगठन के दायित्व का पालन करने के लिए भारत ने द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 बनाया है। यह अधिनियम भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार यानी पेटेंट और डिजाइन महानियंत्रक द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए भारतीय संविधान के किस प्रावधान से अपना शासनादेश प्राप्त करता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 140 या फिर अनुच्छेद 150। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 150। हाल ही में लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए ने नागरिक लेखा दिवस मनाया। यह दिवस भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी आईसीएएस के 47वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया गया। लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है, जिसका कार्यालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत आता है। ये संविधान के अनुच्छेद 150 से अपना शासनादेश प्राप्त करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के खातों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रूप में रखा जाएगा। यह तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 150। अगला प्रश्न है, समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वस्त्र मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वस्त्र मंत्रालय। समर्थ वस्त्र मंत्रालय का एक मांग आधारित और प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसकी कार्यान्वयन अवधि मार्च 2024 तक है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के व्यापक कौशल नीति ढांचे के तहत तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है। यह योजना वस्त्र उद्योग, उद्योग संघों, राज्य सरकार की एजेंसी आदि को शामिल करने वाले कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वस्त्र मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है कंबोडिया, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में येलोस्टोन नेशनल पार्क ने अपनी 151वीं वर्षगांठ मनाई। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह 1 मार्च 1872 को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा देश के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। येलोस्टोन को 1976 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और 1978 में विश्व विरासत स्थल नामित किया गया था। एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो वर्षों से ज्वालामुखी और भूकंपीय रूप से सक्रिय रहा है।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसके पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे। कथन 2 है, इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अमेजन पे पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तब इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। सर ऑसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, इसलिए कथन 1 सही है, जबकि शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आपके ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने ओडिशा में खोंडा लाइट पत्थर खनन स्थल पर 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक शोध और संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। ये संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका प्रमुख कार्य प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अलावा यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। ये पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी नियंत्रित करता है। बताते चलें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा, जबकि अनुच्छेद 51 AF में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। कथन 2 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल द्वारा भी शुरू की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। किसी भी अन्य लिखित संविधान की तरह भारत का संविधान भी बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार खुद को समायोजित करने के लिए इसमें संशोधन का प्रावधान करता है। हालांकि इसके संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया न तो ब्रिटेन की तरह आसान है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठिन। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है, इसलिए कथन 1 सही है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही हुआ। इस विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसे प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, यह एक वैधानिक निकाय है। यह जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया था। यह महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है। या फिर प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती ममता शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती ममता शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने महिलाओं को सशक्त बनाने में मीडिया और मनोरंजन की भूमिका पर विशेष चर्चा आयोजित की। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। यह महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है। ये उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करता है, शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करता है और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती ममता शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे या फिर चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बेंगलुरु। हाल ही में डेंगू के लिए भारत की पहली DNA वैक्सीन ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। चूहों पर प्रारंभिक परीक्षणों में इस वैक्सीन ने एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की और बीमारी के संपर्क में आने के बाद जीवित रहने की दर में सुधार किया। इस वैक्सीन का विकास नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज यानी NCBS बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2019 से किया जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। बता दें कि लोगों में डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी बेंगलुरु। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कथन 2 है कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। और कथन 3 है यह भारत के मानसून मौसम पैटर्न में एक बड़ी भूमिका निभाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3 सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में पश्चिमी घाट में जैर्डन के सक्रिय मुंह वाले मेंढक यानी यूपेरोडोन मोन्टेनस को 89 इयर्स के बाद फिर से खोजा गया है। गौरतलब है कि पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर गुजरात से होकर तमिलनाडु में समाप्त होती है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों को भी कवर करती है। पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैविक रूप से समृद्ध लेकिन संकटग्रस्त क्षेत्र और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं। इसके पर्वतीय वन इकोसिस्टम भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करते हैं, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी यानी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ष 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018 या फिर ऑप्शन डी 2020। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवाल और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।